Welcome to the Fun Tunes, where every story has a heart. पुरानी बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव दूलीपुर में एक गरीब मगर ईमानदार किसान श्यामलाल अपनी पत्नी गुलाबो और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसकी 2 बेटियां रजनी 8 वर्षीय और सीमा 6 वर्षीय और एक गोद लिया हुआ बेटा कन्हैया 7 वर्षीय, जिसे उसने 5 साल पहले एक सुनसान मंदिर के बाहर से उठाया था। उस रात भयानक बारिश हो रही थी और कन्हैया तब एक नवजात मंदिर की सीढ़ियों पर कांप रहा था। गुलाबो तब इस बात से बेहद नाराज हुई थी। श्यामलाल, क्या हम अपने ही बच्चों का पेट ठीक से नहीं पाल पाते, जो अब एक और भूखे को घर ले आए हो? श्यामलाल ने दृढ़ता से उत्तर दिया। किसी ने उसे भगवान के द्वार पर छोड़ा है। अब वो भगवान की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। समय बीतता गया। श्यामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता और गुलाबो अपनी दोनों बेटियों पर सारा स्नेह लुटाती। परंतु कन्हैया चाहे जितना भी मेहनती हो, गुलाबो की नजरों में वो हमेशा पराया ही रहा। कन्हैया दिन रात खेतों में श्यामलाल की मदद करता, गायों को चारा डालता, घर की सफाई करता और दोनों बहनों के सारे काम करता, चाहे वो घर की हों या बाहर की। लेकिन जब भी वह गुलाबो से स्नेह पाने की कोशिश करता, गुलाबो की आंखों में सिर्फ दूरी और उपेक्षा होती। गुलाबो अक्सर कहती, तेरा नाम कन्हैया जरूर है, पर तू हमारे घर का कृष्ण नहीं बन सकता। रजनी और सीमा हालांकि बहनें थी, लेकिन गुलाबो के व्यवहार का असर उन पर भी पड़ने लगा था। वे भी कन्हैया को नौकर के जैसे समझने लगी। वर्ष दर वर्ष सूखा पड़ता गया, खेतों में पैदावार कम होती गई। श्यामलाल को मजबूरी में गांव के जमींदार रघुवंशी से कर्ज लेना पड़ा। रघुवंशी ने कहा, चिंता मत करो श्यामलाल, बस अपने खेत गिरवी रख दो, ब्याज समय पर चुका देना। श्यामलाल ने कागजों पर अंगूठा लगा दिया, मगर वह नहीं जानता था कि यह दस्तावेज सिर्फ कर्ज के नहीं, उसकी जिंदगी बदल देने वाले होंगे। कन्हैया अब 16 साल का हो चुका था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, गांव के मंदिर में सफाई करता, खेत में काम करता और फिर गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाता। सिर्फ ये ही नहीं, वो कभी कभी मजदूरी भी करता, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी होती और उससे वो श्यामलाल की दवाइयाँ और घर का खर्च चलाने में मदद करता। गुलाबो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कन्हैया के लिए प्यार का बीज नहीं जन्मा था। कन्हैया घर का सारा काम करता और उसकी दोनों बेटियां बस दिन रात सोती रहती। एक दिन जब श्यामलाल बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया, तब पूरे घर का बोझ कन्हैया ने संभाला। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरे गांव ने हिला दिया। सीमा, जो अब 17 वर्ष की हो चुकी थी, रघुवंशी के बेटे विक्रम से चोरी छिपे मिलती थी। विक्रम की नीयत ठीक नहीं थी, पर सीमा उस पर अंधा विश्वास करने लगी थी। एक रात विक्रम सीमा को घर से भगा ले गया और सुबह गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले कहते,
श्यामलाल की बेटी ने कुल कलंक कर दिया है। गुलाबो शोक में टूट चुकी थी। श्यामलाल जो अब बिस्तर पर ही था, बस आंखें बंद कर आंसू बहाता रहा। उसी शाम विक्रम ने गांव के चौपाल में सबके सामने कहा, मैंने सीमा को नहीं भगाया है और ना ही मैंने सीमा से शादी करने की कोई बात नहीं की थी। उसने खुद ही मेरा पीछा किया। गांव के मुखिया ने गुस्से में आकर श्यामलाल से कहा, अब या तो सीमा को वापस लाओ या इस गांव को छोड़ दो। कन्हैया ने सब कुछ सुना। वह बिना कुछ कहे जंगल की ओर निकल गया। वह बहुत देर से विक्रम के फार्म हाउस को ढूंढ रहा था। उसे पता था कि विक्रम सीमा को अपने फार्म हाउस पर ही छुपाकर रख सकता है। दो दिन बाद गांव के चौपाल में हलचल मच गई। कन्हैया के साथ सीमा चली आ रही थी और दूसरी ओर कन्हैया का बदन खून से लथपथ हो रखा था। कन्हैया ने कहा, सीमा को ले आया हूं, लेकिन विक्रम अब कभी किसी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकेगा। गांव वाले हैरान थे। कोई उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा था तो कोई कह रहा था कि यह लड़का ही श्यामलाल का सगा बेटा है। रघुवंशी यह अपमान नहीं सह पाया। उसने उसी रात गुंडों को भेजकर कन्हैया को मारने की योजना बनाई। लेकिन उस रात कन्हैया खेत में गया था और श्यामलाल बिस्तर पर सो रहा था। गुंडों ने समझा कि कन्हैया बिस्तर पर है और वहीं श्यामलाल को चाकू से मार दिया। जब तक कन्हैया घर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्यामलाल की आखिरी सांसें चल रही थी। इतना कहकर श्यामलाल की आंखें बंद हो गई। बेटा, तू मेरा सच्चा बेटा है। सीमा और रज्जो, उन्हें संभालना और अपनी माँ को माफ कर देना। श्यामलाल की मृत्यु ने कन्हैया को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने वचन लिया कि वह अब अपने परिवार और अपने पिता की आखिरी विरासत को बचाएगा। उसने गांव के युवकों को इकट्ठा किया, खेतों में नए प्रयोग किए, सब्जियों की आधुनिक खेती शुरू की और गायों का दूध शहर में बेचने का प्रबंध किया। गुलाबो अब बहुत पछता रही थी। उसे अपनी एक एक गलतियां याद आ रही थी कि किस तरह उसने कन्हैया को इतने वर्षों तक अपनाने को इनकार किया। कभी भी उसे अपना बेटा नहीं समझा, जबकि कन्हैया ने वो किया जो अपना सगा बेटा भी नहीं करता। गुलाबो अपनी गलतियों पे इतना शर्मिंदा थी कि अब कन्हैया से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। गुलाबो अब सब कुछ देख रही थी जो कन्हैया उनके लिए करता था। रजनी और सीमा अब घर में ही रहकर कढ़ाई बुनाई का काम करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। दोनों बहनें अब कन्हैया को अपना सगा भाई मान चुकी थी। कन्हैया का बहुत सम्मान करती और गुलाबो भी कन्हैया को सम्मान देती और बेटा कहकर पुकारती। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी, जिस बेटे को उसने कभी अपना नहीं समझा था, कभी अपनाया नहीं था, वही आज उसका इकलौता सहारा बन गया था। कुछ समय बाद कन्हैया ने रजनी और सीमा की शादी शहर के दो पढ़ी लिखी नौकरी लगे हुए काबिल लड़कों के साथ करवा दी। अब वह अपने अपने घरों में खुश थी। एक दिन गुलाबो धीरे धीरे कन्हैया के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तुझे कभी अपनाया नहीं, मगर तू ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। मुझे कृपया माफ कर दो।
कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। माँ तो डांटती है, प्यार भी करती है, पर कभी छोड़ती नहीं। आप हमेशा मेरी माँ थी। वर्षों बाद जब गांव में चुनाव हुए तो मुखिया के पद के लिए सबने एक ही नाम लिया, कन्हैया। अब वह सिर्फ श्यामलाल का बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा बन चुका था और गांव का नाम बदलकर कन्हैया नगर कर दिया गया। और जहां एक दिन उसकी माँ उसे पराया समझती थी, वहीं अब गांव की हर माँ अपने बेटे को कहती, बेटा कन्हैया जैसा बनना। शिक्षा इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्म, प्रेम और सेवा से हम जन्म या खून का नहीं, पर रिश्ते का अर्थ बदल सकते हैं। पराया समझा गया बेटा ही असली सहारा बन सकता है, यदि उसका दिल साफ और नीयत नेक हो।